कवर कर चुके हैं, हालांकि ये भी कवर कर चुके थे। इसमें बोले थे किन्नी कामगार यूनियन बात करेंगे, हरिजन मूवमेंट बात करेंगे, ताना भगत मूवमेंट सो इम्पॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट है, टेम्पल एंट्री प्रोग्राम है, वैकम सत्याग्रह है, प्रार्थना सभा है, सत्यशोधक समाज है, जस्टिस पार्टी है, कल भी बात किए थे, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट सो इम्पॉर्टेंट। यही दोनों बात जाके डीएमके बन गया था, कल बताए थे। ये देखो कल बता चुके हैं। इसमें ये भी बताया था कास्ट मूवमेंट क्या है, वही कास्ट मूवमेंट क्या है, सब्जुगेशन जो है तुम्हारा लोअर कास्ट का बाय हायर कास्ट जिस तरह दबदबा के रखा था, वेरी बैड, ठीक है। और ये पूरी तरीके से जो इन्फ्लुएंस था, यानी कि ब्राह्मण्स के अगेंस्ट था ये, और साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट था। ये साउथ इंडिया का बात करूँ मैं, महाराष्ट्र डेक्कन में था, और नीचे साउथ इंडिया मतलब स्पेशली मद्रास रीजन में, है ना। तो लीडर्स जैसे कि बड़े बड़े लीडर्स जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर हो गए, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे लोअर कास्ट के वॉइस को उठाने में। साथ साथ ब्रिटिश पॉलिसी वॉज अगेंस्ट था, क्योंकि ब्रिटिश का तो यही है, फुट डालो राज करो। अरे भाई जो दिक्कत है दिक्कत रहने दो ना, ये दिक्कत अंदर रहेगा, आपने लड़ते रहेगा दोनों, सो सिंपल। तो कास्ट मूवमेंट भी एक तरह से एंटी ब्राह्मण मूवमेंट बता चुके हैं, एंटी प्रेस था, एंटी स्क्रिप्चर था, एंटी रिजुलिज्म था, ठीक है। और एम था कि कास्ट यूनिटी होना चाहिए, जो बात है। 1931 का जो सेंसस आया था, कल ही बताया, तो उसमें पता चलता है 1/5 टोटल हिंदू पॉपुलेशन का संख्या है, यानी कि कितना फ्रैक्शंस, कितना रेशियो में है तुम्हारा डिप्लेस क्लास, बहुत ज़्यादा होता है ना 1/5। तुम देखोगे 100 भाग में तुम, यानी कि 20%, 20%। कैन यू बिलीव इट? अभी तो पॉपुलेशन में 15% का बात कर रहे थे, इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे, तुम ही लोग था कि नहीं था क्लास में? तो फिर माइनॉरिटी के बारे में तो सोचो, तुम खुद देखो, इतनी ज़्यादा आबादी है तुम्हारे हिंदू में, 1/5 तो बहुत बड़ा आबादी होता है ये। देखो टाइप ऑफ कास्ट मूवमेंट, तो सत्यशोधक के बारे में बात की, ज्योतिबाई फुले के बारे में मैंने बात किया, है ना। ये अपनी किताब गुलामगिरी में ये चीज़ लिख जाते हैं, और इनका पूरी तरीके से था कि जो हाइपर क्रिटिकल जो ब्राह्मण्स, जो ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट को इतना गंदे तरीके से आगे लेके गए हैं कि संभालने ही नहीं दे रहे हैं। एक तो बताओ, जो वीकर सेक्शंस है, लोअर कास्ट हो, एक तो इकोनॉमिकली भी वीक है ना, सोशली भी आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, यानी कुछ है ही नहीं उसके पास, तो अच्छा नहीं लगा इनको। ये सत्यशोधक समाज, ये अर्लीस्ट कास्ट मूवमेंट था हमारे हिंदुस्तान में। फुले का थ्योरी था कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है लोअर कास्ट का, ये पूरी तरीके से हम फोकस करेंगे इसके लिए कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स, हम पॉलिटिकल पे बात नहीं करेंगे, हम इकोनॉमिक बात नहीं, हम कल्चरली यदि इसको यूनाइट कर दिए हिंदू के अंदर, डन हो जाएगा। जस्टिस पार्टी देखो, यही से तुम्हारा द्रविड़न मूवमेंट का बर्थ हुआ है, कल बताए थे। ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट भी तुम्हारा चला है। हाँ, ये तुम्हारा नॉन ब्राह्मण्स बनाए थे, जाहिर सी बात है नॉन ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण्स के अगेंस्ट तो फाइटे हो रहा है। TM नायर है, पी त्यागराजा है, चट्टी है, राजा तुम्हारा पेनेगल है, हाँ, CN मोडेलियर है, बहुत सारे हैं। जो रियल नेम था जस्टिस पार्टी का, वो नाम था साउथ इंडियन रेबेलियन फेडरेशन। रेबेलियन मतलब विद्रोह, मतलब रेबेलियस ग्रुप, स्टेट के जो अगेंस्ट होते हैं। उस समय का स्टेट का स्ट्रक्चर कुछ और था, अभी की तरह तो नहीं था जी। उस समय तो स्टेट दबा के रखा था सबको, उस स्टेट में दबदबा है। ब्रिटिश का तो है ही, शासक ब्राह्मण्स का अलग सोसाइटी पे दबदबा है, तो क्या करे तो करे क्या। तो डिमांड इनका था कि रिजर्वेशन होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोअर कास्ट पीपल के लिए, जो कि बाबा अम्बेडकर का भी था ऐसा ही। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला, EV स्वामी, जो कि पेरियार कहा जाते हैं, अभी पेरियार के नाम पर रिवर है तुम्हारे केरल में देखोगे तो। इन्होंने बोला कि हो जला दो मनु धर्म शास्त्र को, रामायण को, कोई काम का नहीं ये चीज़। और उसके बाद इन्होंने वर्क किया है, यही जस्टिस पार्टी और सेल्फ रेस्पेक्ट पार्टी मर्ज करके द्रविड़न खजियम यानी कि DMK बना है। तो हरिजन मूवमेंट बाय गांधी जी, यहाँ से करना था क्लास, तो बिल्कुल एक साथ था, कास्ट मूवमेंट था तो एक साथ है, तो लेना होगा हमें सभी चीज़। देखो हरिजन मूवमेंट, पहले तुमको हरिजन सब समझो। देखो जैसे कि मोदी जी विकलांग को दिव्यांग बोले कि नहीं बोले, यानी कि एक अच्छा, यानी कि दिव्यांग मतलब देव का अंश। हरिजन भी वही है, हरि का बेटा, हरि का पुत्र। तो एक सिंपैथी, एक वो देने के लिए, जैसे देखो अब वो खराब लगता है ना, जो बोल दोगे टोन बोल दोगे तो खराब लगेगा ना, जैसे तुम विकलांगी बोल दोगे तो कितना खराब लगेगा तुमको, और उसको बोलोगे दिव्यांग, तो चीज़ तो वही है, मगर बोलने का टोन चेंज हो जाएगा, एक वर्ड से तुम्हारा सिंपैथी जग जाएगा। दिव्यांग, अरे बाप रे, देव का अंश, हरिजन, सेम यही कोशिश किए थे गांधी जी ने, मगर इनका मानना था, बाबा अम्बेडकर इस चीज़ से खुश नहीं थे। बाबा अम्बेडकर बोले खाली नाम बदलने से थोड़ी होता है,
स्टेटस तो वही रहेगा इसका, इन लोग का। वो बड़े रियलिटी आदमी थे, बड़े रियल ग्राउंड में बिलीव करने वाले आदमी थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। वो बोलते थे खाली नाम बदलने से नहीं होता है, ठीक है, बहुत लड़ना पड़ेगा। देखो क्या है, ये मूवमेंट तुम्हारा गांधी जी नेशनल मूवमेंट के टाइम में ले गए थे। इट वॉज वन ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जी मॉडर्न इंडिया, कह सकते हो हरिजन मूवमेंट। महात्मा गांधी मेड इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत खत्म करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट गोल था जी इनका। गांधी जी के हिसाब से अनटचेबल्स क्या है, भगवान के लोग हैं, और इसलिए हरिजन शब्द यूज़ किया गया, ठीक है। इन्होंने बहुत एफर्ट किया है, वो रिपीट हो गया, नीचे चले जाओ। ही मेड एफर्ट्स इन ऑर्डर टू रेज द स्टेटस ऑफ हरिजन, हरिजन का स्टेटस बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, इसलिए इन्होंने इस चीज़ को देखते हुए हरिजन मूवमेंट किया था। ये ही स्टेट देम विद देयर कॉलोनीज, अपने घर घर जाके रहते थे, अपने कम्युनिटीज के साथ रहते थे, उसको कहते थे मील शेयर करते थे, ठीक है। परफॉर्म ऑल टास्क, क्लीनिंग से लेके सभी चीज़ करते थे, ये भी दिखाने। अब गांधी जी देखो अलग चीज़ थे, ठीक है ना, वो बहुत ऊपर की चीज़ है। सूट बूट वाला आदमी जो लड़ा है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, आके यहाँ पे वो झाड़ू मारने वाला हो गया, धोती में आ गया, खादी में आ गया, तो समझ रहे हो ना, तो पूरा वो अलग है ना, वो तो पूरा कंट्री से मर्ज कर गया पूरे तरीके। नहीं, कंट्री का वो सिंबल हो गया कि रियल में आपका कंट्री इतना ही पोर है, उसका एक नेता। तो मैंने पहले भी गांधी जी के बारे में बोला, गांधी जी के बारे में पढ़ोगे ही डिटेल में तुम लोग, गांधी नेरा एक फेज में तुम्हारा इंडियन नेशनल मूवमेंट में आएगा कुछ दिन में। तो ये भी जानना होगा तुमको कि गांधी जी का जो सिंपल लाइफ बहुत अट्रैक्ट करता था लोगों को। तो जो सिंपल रहता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है ना, हाई फाई रहोगे तो तुम उसे रिलेट नहीं कर पाओगे, है ना। जो सिंपल रहेगा, जैसे कि जो थिंकिंग तुम्हारी तरह मैच कर, देखो हर आदमी का थिंकिंग सिंपल ही होता है, सच पूछो तो थिंक सिंपल ही रहेगा। अब जैसे हाँ, जैसे देखो इंडियंस देखोगे तो हम लोग खाना हम लोग नीचे भी खा सकते हैं, हम लोग का कल्चर रहा है। तो हम अपना दिखाने के लिए वो फॉर्क लेके कांटा लेके हम थोड़ा दिखा रहे हैं अपने आप को, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, वो अपने जगह ठीक है। मगर यदि हम बहुत बड़े आदमी हैं और हम बैठ गए धरती पे ना, और हम खा रहे हैं बोड़ा, वहीं पे बोड़ा रख दिया, उस पर खा रहे हैं, तो मैंने कनेक्ट कर दिया ना तुम लोगों से, वाह इतना बड़ा आदमी है, बताओ। तो गांधी जी भी यही करते थे, समझे ना, गांधी जी का भी यही था। गांधी जी का जो सिंपल लाइफ था, लोगों को बहुत रास आता था, इतना रास आता था कि खिलाफत कॉन्फ्रेंस में भी लीडर वही थे, प्रेसिडेंट थे उसके। अब बता, हिंदू को भी नेतृत्व करने वाले गांधी जी, मुस्लिम का भी करने वाले। देखो ऐसा लीडर तो होना चाहिए, जबकि बीच तो बहुत ही आ गया था हिंदू मुस्लिम का, उसके बावजूद भी एक यूनाइटिंग फोर्स की तरह काम कर रहे थे, तो क्यों नहीं उस आदमी को नाम लेना चाहिए, सोचने वाली बात है, ठीक है। पब्लिक डिनर्स ऑर्गेनाइज किया जाता था, जहाँ पे पीपल क्या फीलिंग्स अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बात होता था, यानी कि जो छोटे जात के आदमी लोग खाना बना रहे हैं, बड़े आदमी खा रहे हैं, और एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और पेपर में छप रहा है, बाकी सर्कुलेट हो रहा है हिंदुस्तान में, और उसमें गांधी जी मीडिएटर है, और गांधी जी खुद वहाँ पे थेसिस दे रहे हैं बैठ के कि अनटचेबिलिटी का है, अनटचेबिलिटी, समझे। तो ये जो हरिजन मूवमेंट है, ये इम्पॉर्टेंट तुम्हारा गांधी जी के लाइफ का एक हिस्सा है, जहाँ गांधी जी ने हर संभव प्रयास किया है कि कैसे उन लोग का स्टेटस बढ़ाया जाए। मगर कंट्री एज अ होल भी सोचना पड़ता है, बात समझो, राजनीति है, राजनीति में उसमें पॉजिटिव राजनीति, किसी तरह हमको आज़ाद दिला दो, हम अपना कर लेंगे। अभी तो गणित तो करना पड़ेगा तुमको, ऊपर नीचे तो करना पड़ेगा बहुत, और उसमें कई लोग सेक्रीफाइस होगा। ऐसा तो कोई युद्ध ही नहीं हुआ जहाँ पे बिना आदमी मरे हुए वो विक्ट्री हो जाए, कितने सेक्रीफाइस दिए जाएंगे कंट्री के लिए। इन्होंने क्या, अब देखो यही मत चेंज हो जाता है, तुम लोग को बाद में बताया जाएगा, बाबा अम्बेडकर इनका, तो जब चेंज हो जाता है तो अब बाबा अम्बेडकर एक डिप्रेस क्लास को लेकर चल रहे हैं, और गांधी बाबा पूरा इंडिया को लेकर चल रहे हैं, तो उनका जो सोचने का तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि हर तबका को सोचेंगे, और ये एक मास लीडर हो गए हैं डिप्रेस क्लास के। तो समझो सब अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब अमर है ना। तो बैकम सत्याग्रह देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, ये तुम्हारा टेम्पल एंट्री प्रोग्राम है। बताओ, तुमको जानते ही हो कि इतना कुरीति भरा था हमारे हिंदुस्तान में, अभी भी बहुत सारा जगह पे ऐसा है कि देखते नहीं हो। उत्तर प्रदेश में केस क्या हुआ था जानते हो ना, कि कोई डीएम था छोटे कास्ट का, वो डीएम वहाँ पे गई, अब धो दिया, टेम्पल धो दिया। तो
बात उठा मैनेजमेंट पे, क्यों धोया? तो बोला कि नहीं धोने वाला ही थे हम, इसलिए धो दिए। ये कोई दलील हुआ आपका? बताओ, आपने डीएम को नहीं बख्शा तो कॉमन आदमी को क्या बख्शिएगा? इस तरह का चीज़ यदि 21वीं सदी में भी है तो ये बहुत शर्म की बात है। तो देखो यही चीज़, अब उस समय देखो ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल एंट्री प्रोग्राम हुआ था। इट वॉज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू गेट परमिशन टू यूज़ रोड नियर टेम्पल फॉर दलित। बताओ, हद तो तब हो जाता है कि टेम्पल के आसपास जितने भी टैंक्स है, पानी पीने वाला जगह ना, जो भी है आपका प्रीमाइसेस में जो भी चीज़ है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दलित यूज ही नहीं कर सकता था उस चीज़ को। इसमें पूरी तरीके से कहा गया नो, दलित यूज़ कर सकता है। यही तो था तुम्हारा वैकम सत्याग्रह। और वैकम तुम्हारा केरल का जगह का नाम है एक। द राइट फॉर अनटचेबल्स टू एंटर टेम्पल रोड एंड यूज अदर स्पेसेस विच आर एक्सक्लूसिवली मेड फॉर अपर कास्ट पीपल। यानी कि जो आप झूठों का आप जो प्रिविलेज और आप दिए हो, हाँ वही प्रिविलेजेस जो फ्रेंच में भी था कि जो आप प्रिविलेज दिए अपर कास्ट को नहीं मिलना चाहिए, एक्सक्लूसिवली कहा है। हम भी तो है वहाँ का मेंबर। द मूवमेंट डिड नॉट कंटिन्यू अ सिंगल मूवमेंट, ये सिंगल मूवमेंट की तरह नहीं गया। इट वॉज अ नॉन वायलेंट एंड पीसफुल मूवमेंट, ये बहुत पीसफुल मूवमेंट का, मगर इसको नेशनल अटेंशन मिल जाता है जब गांधी जी खुद आ जाते हैं वहाँ पे अटेंड करने के लिए। तो गांधी जी जहाँ पहुँचे वो पूरा मीडिया में आ गया, समझे ना। और सत्याग्रह बस वहाँ पे सत्याग्रह कंडक्टेड कर दिया वहाँ पे, तो हो गया वो वैक्यूम आ गया, हिस्ट्री में नाम आ गया उसका। गांधी बाबा का चरण जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ हिस्ट्री बनेगा। बड़े शख्सियत के साथ लिखा जाता है, बड़े शख्सियत कहाँ घूमे थे, क्या क्या किए थे, तो ये भी अपना चल रहा था। अब देखो तो हमारा क्या गढ़पुरा में, ये गढ़पुरा जो जगह है तुम्हारा बिहार का जो समस्तीपुर वाला आता है, हाँ गढ़पुरा में खुद तुम्हारा नमक सत्याग्रह हुआ था। और जो तुम्हारा ये जो श्री बाबू कृष्ण सिंह जो हमारे पहले सीएम थे, वो सत्याग्रह किए थे गांधी जी के आह्वान की वजह से। लंबा समय तक रहे हैं तुम्हारे सीएम बिहार के, आज़ादी से पहले भी वही सीएम थे। जो 1935 में इलेक्शन हुआ था, समझ में आ रहा है सभी चीज़। जो 1935 का एक्ट बनाया था उसके बाद हुआ था इलेक्शंस। प्रार्थना सभा, देखो प्रार्थना सभा क्या है, 1876 में वही केशव चंद्र सेन लेके आए थे। ये सभा क्या पूरी तरीके से विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन पे बात था। इसमें क्या था, मोटो क्या था कि सर्व गॉड बाय सर्विंग मैन, आदमी को सर्व कर दो, गॉड को सर्व कर दिया। इसके लीडर सब थे, बड़े बड़े लीडर थे, MG रनाडे थे, आत्माराम थे, पांडुराम थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सब। आगे गिरनी कामगार यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, कामगार यूनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला गिरनी कामगार यूनियन। देखो महाराष्ट्र बेस्ड यूनियन था जो कि सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए बना था, नंबर 1। ये भी पूरी तरीके से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था महाराष्ट्र में उसको एंड करने का बात था। और लोअर कास्ट का जो सब्जुगेशन हो रहा है फ्रॉम द अपर कास्ट उसको ख़त्म करने का बात है। ये पूरी तरीके से इगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ सोसाइटी पे बेस्ड था। इट वॉज बेस्ड ऑन आइडिया, बाबा अम्बेडकर का आइडिया पे बेस्ड था ये पूरी तरीके से गिरनी कामगार यूनियन। श्रद्धा सदन, देखो ये तुम्हारा क्या है, ये रामाबाई पंडिता, बिल्कुल पंडित, बहुत बड़ा नाम है इनका। 1889 में यानी कि INC के 4 साल बाद, ठीक है। ये महिलाओं का, वो भी विडो का एजुकेशन होना जरूरी है। बताओ, वाह बड़ा सोच। अब महिलाओं पर कितना बात कर रहा है, ये देखो क्या बात कर रही है कि जो विडो है। अब देखो तुम खुद सोचो कि विडो है, अभी भी देखो विडो रहती है कितना दिक्कत में रहती है, लाइफ ही खत्म हो गया। और उस समय तो देखो अभी भी यातना झेलता है लोग, गैंजेटिक प्लेन में तो अभी भी दिक्कत है ना। जो हमारा स्टेट जो थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया तो वहाँ पे सर्वाइव करना ठीक है, इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाएगी, अपना करेगी, बच्चे लोग को पालेगी। माँ अभी भी जितने भी ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट है हमारे सोसाइटी में, जिसकी वजह से क्या होता है, यात्रा झेलना पड़ता है। कि कई गांव सब में तो या फिर प्लेन एरियाज में तो गंदा आरोप भी लगा दिया जाता है, ये है वो है, डाइन है, जोगिन है, कर दिया, बच्चा मर गया, ये वो 10 तरह का बात। बताओ क्या यार, तुम हर समय औरत पे ही ब्लेम करते हो। बच्चा भी होता है, लड़की भी होता है, लड़का भी होता है, तो उसमें ब्लेम लगता है, जबकि साइंस ऐसा कुछ नहीं है, XY वाला बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लॉजिक है, जिस लॉजिक से आप गड़िया रहे हो, गलत है। और इसके लिए उस समय प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि विधवा का एजुकेशन। देखो अब तुम खुद सोचो कि विधवा के लिए रखा क्या है, मतलब एक नज़र से देखोगे, क्योंकि आपको प्रताड़ना किया जा रहा है, आपके लिए पाने के लिए कुछ नहीं है। एजुकेशन आपके अंदर आ जाएगा और वहाँ पे विडो के बारे में एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। कोई विडो थी, उसने पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ गई, वो किताब लिख रही, ऐसा यूरोप में हुआ है। रिनाइंसेंस में देखो, रिनाइंसेंस में ऐसा बहुत सारा हुआ था।
तो वो प्रेरणा मिलेगा उसको, चार दीवारी से बाहर निकलने का वो मिलेगा उसको, स्पेस मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो रामाबाई पंडिता जो 1889 में तुम्हारा ये सरदार सदन जो बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एजुकेशन ऑफ विडो एंड अदर वुमेन, शी वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, और उसने क्रिश्चियनिटी को 1883 में एक्सेप्ट कर लिया। बताओ भाई, उससे तो क्रिश्चियनिटी में बहुत एम्पावरमेंट है। एंड शी वर्कड ऑल थ्रू द लाइफ फॉर एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं का एजुकेशन पूरा जिंदगी भर खपा दिया अपना, वो महिलाओं का एजुकेशन मिलना चाहिए। वाह देखो, शी वॉज बेस्ट नोन फॉर द, और इसका एक किताब था पंडिता का, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये किताब बहुत प्रचलित हुआ था उस समय। और इस किताब में लिखा गया था कि, इस किताब में पता क्या लिखा है, मुझे बताते हैं हल्का। इस किताब में लिखा गया कि जो हाई कास्ट हिंदू जो वुमेन है वो सब वीडियो रहती थी, तो उसका हालत क्या होता है, नीचे वाला का हालत खराब है, उसका भी हालत खराब रहता था, क्योंकि सती खत्म कर दिया गया है, स्थिति खराब। ठीक है, तो अब ये पढ़ लिख के ये लोग थोड़ा सा अवेयर होगा, महिलाओं, दूसरा महिला जो वीडियो है उसको अवेयर करवाएगा अपनी राइटिंग से। तो जो हाई कास्ट हिंदू वुमेन थी वो लिखती थी किताब, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स थी, पढ़ी लिखी होती थी वो। तो अब हम समझते हैं कि ये जो ब्राह्मणिज्म तुम समझते हो तुम लोग, हाँ, हम जो कैसे, ये एक बताया माइंड मैप दिया गया है। देखो नॉर्थ इंडिया, देखो एक साइड में देखो 2 डब्बा दिया गया वहाँ पे, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। देखो नॉर्थ इंडिया में तुम्हारा क्या एक स्ट्रक्चर है, ऊपर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्या से शूद्रास है, शूद्रास को दबाया जा रहा है, ब्रह्मा क्षत्रिय और तुम्हारा वैश्या सबसे ऊपर है, यही फोल्ड वर्णा सिस्टम कहते हैं कोमल। ठीक है, अब ये चीज़ नीचे भी आने लगा, यानी कि साउथ इंडिया में भी ये चीज़ दिखने लगा, ये माइग्रेट होने लगा। ठीक है, क्योंकि जो शतवाहनास पीरियड था मेडिवल इंडिया में, तुम जानोगे कोमल कि जो मौर्यन डायनेस्टी था, हाँ, मॉडर्न डायनेस्टी के आसपास का हो गया प्री मॉडर्न में तुम्हारा जो प्री मॉडर्न मतलब मॉडर्न आने से पहले नीचे साउथ इंडिया का खोल के देखो तो वहाँ पे शतवाहनास एक्टिव थे। शतवाहनास मतलब आंध्रास लोग, साउथ इंडिया का बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आंध्रास शतवाहनास क्या है, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये सब बाद के ऑफशूट है आंध्रास का, यानी कि शतवाहनास का। तो शतवाहनास टाइम में क्या है कि लोग सब उठ के ब्राह्मण्स लोग साउथ में जाके बसने लगे, समझे। तो ब्राह्मण्स क्या है, तो ब्राह्मण्स वहाँ बैठने लगे, तो ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स दो के बीच में हो गया। साउथ इंडिया में समीकरण अलग है, नॉर्थ इंडिया में समीकरण अलग है। तो साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स वर्सेस नॉन ब्राह्मण्स हो गया, इसलिए देखते हो महाराष्ट्र और नीचे मद्रास में समीकरण नॉन ब्राह्मण्स लोग बोल रहा है, ये तो नहीं बोल रहा है क्षत्रिय है, ये तो नहीं बोल रहा है कि शूद्र है। तो ब्राह्मण्स बढ़ते नॉन ब्राह्मण्स का वो टैग हो गया वहाँ पे। अब ब्राह्मण्स मतलब हायर कास्ट और नॉन ब्राह्मण्स में वर्कर्स है, पीजेंट्स है, ट्रेडर्स है, मर्चेंट्स है, तो यानी कि 2 फोल्ड डिविजन्स हो गए साउथ इंडिया में। हाँ, महाराष्ट्र भी तुम्हारा एक्सेप्शन नहीं था, महाराष्ट्र का भी यही स्थिति था। अब जानते हो ब्राह्मण्स क्या है कि वैदिक सेक्रीफाइस करेगा, है ना, टेम्पल एंट्री नहीं करवाएगा लोगों को, पूरा स्क्रिप्चर्स का डोमिनेंस है। तो उससे क्या हुआ, गुस्से से कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गया। ठीक है, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गया, तो कुछ कास्ट ठीक से प्रोमिनेंट नहीं हो पाया, कुछ हो गया, जैसे कि हरिजन और सत्यशोधक समाज, ये पॉलिटिसाइज नहीं हुआ। ये मतलब जिस ऑब्जेक्टिव लिए बना था वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, बाकी कई तो पॉलिटिसाइज हो गया। पॉलिटिसाइज मतलब समझ रहे, रोटी सेकने में तो खत्म ही हो जाएगा, समझिए बात को। इस तरह समीकरण था जी। आगे देखो, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा एक तरह से कैसे माइग्रेशन हुआ है। अब ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक्स, यानी कि अभी हमने क्या बात किया, फिर से ऊपर जाओ कोमल, फिर से देखो, हाँ ऊपर से जाके देखो कि हमने क्या क्या बात किया। देखो ये ताना भगत मूवमेंट है, यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट अभी बात नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें हम बात किए थे कास्ट मूवमेंट। ताना भगत के बारे में बात होगा बाद में। कास्ट मूवमेंट क्या है, सरदार सदन हो गया, गिरनी कामर हो गया, है ना, गिरनी कामगार यूनियन हो गया, हरिजन मूवमेंट हो चुका है। ठीक है, टेम्पल एंट्री प्रोग्राम हुआ ना, वही बैकम सत्याग्रह, प्रार्थना सभा हुआ केसी सेन का, सत्यशोधक समाज भी हुआ है, ज्योतिबाई फुले का, जस्टिस पार्टी सेल्फ है। समझ में आया ये इश्यूज सब, ये कवर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे पीजन मूवमेंट्स का। अब देखो पीजन मूवमेंट में क्या क्या पढ़ना है तुम लोग को, क्या अब जानते हो पीजन मूवमेंट क्यों हुआ था, जान लो, जानता है ब्रिटिश का पॉलिसी सब, तो इसे तो अछूता नहीं है। पीजन मूवमेंट, रिवोल्ट ऑर्गेनाइजेशन, मोपीला अपराइजिंग क्या था, इंडिगो रिवोल्ट क्या था, चंपारण सत्याग्रह क्या था, खेड़ा सत्याग्रह, भडोली सत्याग्रह, क्या नेचर रहा है, क्या सिग्निफिकेंस रहा है, क्या एटीट्यूड कांग्रेस का था पीजन मूवमेंट को लेकर, क्यों कांग्रेस ही रिप्रेजेंट करेगा।
ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बना है तुम्हारा, है ना, उसमें तुम्हारा पिजन्स का भी बहुत सारा बनेगा, तुम्हारा किसान सभा बनेगा, किसान सभा पूरी तरीके से तुम्हारा कांग्रेस ही आगे लेके चलेगा उस चीज़ को। तो पिजन्स का क्या रोल है इंडियन नेशनल, अब पिजन तो बहुत बड़ा फैक्शन है, जहाँ पिजन गया वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, तो पिजन तो बहुत बड़ा है तुम्हारा हिस्सा है ना। तो देखो यहाँ पे तुमको समझना होगा इस चीज़ को कि फैक्टर्स, अब देखो ये जानते हो, सभी चीज़ जानते हो तुम लोग, है ना। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी में क्या है कि अपना इंटरेस्ट भरना है, फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश, है ना। इसमें कॉलोनियल टिंज है, बार बार बता चुका हूँ। इसमें कहाँ भी पिजेंट्स का हित का बात होता था। इसमें लैंड रेवेन्यू देख लो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का बात देख लो, फेमिन पॉलिसी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनडिफरेंट एटीट्यूड तुम्हारा टुवर्ड्स फेमिन, ये सब चीज़ तो जाने रहे हो। कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर में क्या है, कैश क्रॉप बना दिए, जो फूड क्रॉप्स था वो कम होने लगा, उसके बाद फेमिन सिचुएशन आ गया, वहाँ पे अकाल पड़ने लगा वहाँ पे। उसके बाद फेमिन पॉलिसी के लिए कोई है ही नहीं आपके पास ब्लूप्रिंट, है ना। उसके बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गिर गया तो पीजेंट्स को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा वो चीज़। इंडस्ट्री बताइए, तो ये सभी चीज़ क्वेश्चंस थे जिसके वजह से हाँ पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहे थे। और तो समझ में आ गया होगा ये सभी चीज़। उसके बाद और भी है तुम्हारा कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ है, जमींदार के अगेंस्ट, स्टेट मशीनरी, लैंडलॉर्ड, क्या है सब दबा के, परमानेंट सेटलमेंट क्या है, दबा के रखा नहीं रखा। देखो तो बात समझो, यानी कि एक हो गया तो पिजन रिवोल्ट। देखो 19th सेंचुरी में ये क्या लोकलाइज कैरेक्टर थे, यानी कि एक सेंट्रल नहीं हुआ था, अपने अपने जगह पे हो रहा था, नंबर 1, ठीक है। ये एग्रीगेशन पॉलिसी, यानी कि ब्रिटिश का जो एग्रीगेशन पॉलिसी था, एग्रीकल्चर को लेकर पॉलिसी था, इसके वजह से जमींदार का अगेंस्ट है, ठीक है। अब मेजर जो रिवोल्ट हुए हैं उसका कोई नेशनलिटी फीलिंग्स नहीं था, यानी कि नहीं, ये नहीं कि देश को बचाना है, तो भाई अपना दुख है, अपना दुख के लिए लड़ रहे हैं हम, पैन इंडिया पे नहीं था, ये लोकल था, वही बोला जा रहा है। तो फिर देखो ये तुमको 1857 में यही पीजेंट्स लोग जब उठ के गए आर्मी बनने के लिए, तो मेरठ का बहुत बड़ा एपिसोड हो गया था, जानते हो, बैरकपुर का जो वेस्ट बंगाल का जो एपिसोड था। 20th सेंचुरी में बोले हुए थे लीडर, हमारे बड़े बड़े लीडर गांधी जी आए, गांधी जी ने एक नया दिशा दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट को, कि पीजेंट्स को भी ला दिया, किस दिया, वही चंपारण सत्याग्रह करके। तो चंपारण सत्याग्रह करके तुरंत आ गया ना इधर, पीजेंट्स घिंचा गया इधर इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इन्होंने मर्ज कर दिया पिजन रिवोल्ट्स को, और तब जाके वो नेशनल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। लोकल से नेशनल बनाने में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है, चाहे बॉडीली सत्याग्रह, चाहे तुम्हारा इनका भी खेड़ा सत्याग्रह में इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। समझे बात को ना। तो इंट्रोडक्शन यही है कि 19th सेंचुरी में हमको बहुत दिखा, हाँ मेजर पिजन रिवोल्ट मूवमेंट्स हमें दिखे हैं ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी में। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी एक्सप्लॉयटेटिव था, जानते ही हो, पीजेंट खत्म हो गया था। नेचर क्या था जानते हो कि लोकलाइज कैरेक्टर था तुम्हारा पीजेंट्स का, पीजेंट्स रिवोल्ट का, ये लोकल इश्यूज़ का ही बात करता था, मतलब लोकल इश्यूज़ के अगेंस्ट ही था, ये कोई नेशनल कंट्री बनाने का कहीं जिक्र नहीं था, लोकल इफेक्ट था। शॉर्ट लिव छोटे छोटे पीरियड के लिए झगड़ा होते थे, वहाँ पे कोई स्ट्रगल ब्रिटिश राज को ख़त्म करने का बात नहीं था, बस एग्रीगेशन सिस्टम में जो दिक्कतें हैं उसको ख़त्म करने का बात था। इट वॉज वेरी ऑपरेसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव, क्योंकि जो कंडीशंस था ब्रिटिश पॉलिसी जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट था वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव था। पीजेंट मूवमेंट क्या है, वही बोल रहा है कि लोकलाइज्ड इन 19th सेंचुरी, बट 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ये नेशनल कैरेक्टर बन गया विद द हेल्प ऑफ ग्रेट लीडर लाइक महात्मा गांधी। तो पीजेंट मूवमेंट क्या हुआ, मर्ज विद इंडियन नेशनल मूवमेंट बता चुके हैं। अब देखो इसी का एग्जांपल उस समय देते ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, देखो नीचे अवध किसान सभा, ये बड़े बड़े यूपी किसान सभा, बड़े बड़े किसान सभा, यानी कि ये तुम्हारा एक तरह से कांग्रेस चला रहा था इसको। सरदानंद सिन्हा जानते हो तुम लोग, शायद बिहार से ही थे, बहुत बड़ा रोल है इनका। 1935 के आसपास इन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, बहुत बड़ा नाम है इनका। 19th सेंचुरी में देखो पीजेंट मूवमेंट्स क्या हुआ, नैरो आइडियोलॉजी था, मगर 20th सेंचुरी में आइडियोलॉजी पूरी तरीके से नेशनलिज्म पे आ गया, देश के लिए अब लड़ रहे हैं, है ना। पीजेंट क्या हुआ, पहली बार तुम्हारा सिविलियन रेबिलियन का पार्ट बना, और 1857 में तुमको ये चीज़ दिख गया तुमको, ये यही नेशनल मूवमेंट का जो बीज बोया गया 1857 में कि हाँ विद्रोह कर सकते हैं हम भी, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ब्रेस्टाइल को गिराने का, तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंस क्या रहा पीजेंट मूवमेंट्स का, इट इमर्ज आउट एज अ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश रूल। बताओ ये जो ब्रिटिश का कॉलोनियल पॉलिसी था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, पैसा लूट के ले जाना, उसी का एक रिजल्ट है कि पीजेंट पे लैंड पे आप इतना पैसा लूट रहे हो, परमानेंट सेटलमेंट लगा के, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करके, और भी बहुत सारी चीज़ करके, ठीक है। तो जानते हो कि जो रिवोल्ट है एग्रीगेशन नेचर है, यानी कि एग्रीकल्चर के डिस्ट्रेस की वजह से युद्ध हुआ है।
द इमर्ज एंड द मेन फोर्स इज एग्रीगेट मूवमेंट फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, अपना राइट के लिए लड़ रहे थे जी, ठीक है। बट वंस द इमर्ज, जैसे वो नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ, ग्रेट चैलेंज हुआ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के लिए। क्यों? मास सपोर्ट मिल गया ना नेशनल मूवमेंट, आदमी मिल गया। मूवमेंट में यदि आदमी ज़्यादा है तो कर्व नहीं कर सकते हो, तुम जान देख रहे हो ना फार्म प्रोटेस्ट, ये 4-5 आदमी का होता है तो हालत ख़राब हो जाता है। हाँ, और सब यूनियन जितने भी ट्रेड यूनियन सब मिल गया, जब सब मिल जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकते। दे प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट टू नेशनल मूवमेंट, सिग्निफिकेंट जैसे देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCDM एंड NCM, CDM, क्विट इंडिया मूवमेंट, सभी में तुम्हारा पीजेंट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मास सपोर्ट था जी, पीजेंट ही थे, समझे। वीकनेस क्या है मगर ये वीकनेस ये कि कॉलोनियलिज्म को ठीक से नहीं समझ पाए लोग। 19th सेंचुरी में मूवमेंट कोई ब्रॉड आइडियोलॉजी नहीं था, है ना। 19th सेंचुरी में उतना आइडियोलॉजी बड़ा नहीं था, क्योंकि 20th सेंचुरी में गांधी जी सबकी वजह से हुआ, मगर 19th सेंचुरी में जो भी मूवमेंट हुए वो लोकलाइज था, कोई बड़ा नहीं था। यदि हम यहाँ पे यूनियन तैयार करते और सबको मोबिलाइज करते तो बेटर हो सकता था। जो नॉट चार्ज बाय द वही नेशनलिज्म फीलिंग इनिशियल ईयर में नहीं था भाई, अपना जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं, अपना डिस्ट्रेस के लिए लड़ रहे हैं, जो प्रॉब्लम है हमें। अब कांग्रेस का एटीट्यूड क्या था? ये था ना इश्यूज में वीक, बताए थे ना इश्यूज में क्या हुआ कि पीजेंट मूवमेंट को लेके, पीजेंट का जो दुख है, एक्सप्लॉयटेशन पीजेंट के ऊपर हो रहा है ब्रिटिश के द्वारा, उसके लिए क्या फीलिंग्स था कांग्रेस के पास। देखो कि तुम्हारा जो एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस वाज सीन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव था। कांग्रेस चाहता है ये मेरा अपना आदमी है, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बोल दिया ना कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ये स्वामी सदानंद और MG रंगा ने बनाया था, ठीक है। ये सेशन फेजपुर में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ये समझना होगा। फेजपुर, हाँ फेजपुर तुम्हारा मात्र एक सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि गांव में हुआ था। 1885 से सेशन शुरू हो गया, एक साल में होता था। पहले तुम्हारा मुंबई में हुआ, कलकत्ता में हुआ, फिर मद्रास में, एक साल करके ये होता था। 1936 में पहली बार किसी गांव में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चला है, बहुत बड़ी बात है ना। इस सेशन में क्या हुआ कि पीजेंट्स डिमांड को लिया गया है और बोला है कि ना इलेक्शन मैनिफेस्टो 1936 का जो तैयार हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिखाना आता है ना, आपको दिखाना पड़ता है ना क्या क्या करेंगे, तो पीजेंट्स का हम ये भलाई करेंगे, तो कांग्रेस लोग अपना पता लेके आया है। तो ऑल इंडिया किसान वही सदानंद और तुम्हारा MG रंगाडे है तुम्हारा एक्चुअल में। देखो चीफ जो फॉर्मर है मोबिलाइजेशन का, ये देखो दिख तो गया तुमको, यही बाद में तुम्हारा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। जितने भी किसान कांग्रेस जितने भी बने हैं ये सब बाद में जाके ये मूवमेंट सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने NCM में, CDM में, क्विट इंडिया मूवमेंट में गजब रोल किया है। तो यहाँ पे देखो बुकलेट का ये रेफरेंस दे दिया है, ठीक है ना। तो डोंट वरी, विल डू फ्रॉम द बुकलेट। एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया ना, गेट माई आइडियाज ना। अब देखो अब यहाँ समझो मोपीला, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस में कई बार पूछा भी गया है। मोपीला मूवमेंट को लेकर थोड़ा सा विवाद है, समझे। ये विवाद कैसा है कि देखो केरल में मालाबार रीजन है, जानते हो तुम लोग ना, मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडियन मानसून पहले हिट करता है मालाबार रीजन को ही। हाँ बताए थे ना 1 जून को आता है हिट करने के लिए, याद करो। देखो यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो मुस्लिम पीजेंट्स थे और जो एक्स लैंडलॉर्ड थे वो हिंदू थे। तो कई लोग ने इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया, ठीक है। तो देखो क्या है, तो ब्राह्मण्स लोग थे, ठीक है, वो ब्राह्मण्स लैंडलॉर्ड्स थे। तो एक्चुअल में ये हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट था ही नहीं, वो कोशिश किया था रंग देने का, मगर ये एक्चुअल में एक पुअर फार्मर और एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड के बीच का फाइट था। मगर इसको हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास किया गया था। ये पूरी तरीके से एग्रीगेट नेचर का था जी, सेकुलर रिवोल्ट था, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है। यदि मुस्लिम भी लैंडलॉर्ड है तो उसके विरोध भी लड़ता है, समझे बात को ना। तो ये तुम्हारा मोबिला मूवमेंट था। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्राइबल मूवमेंट। कोई दिक्कत नहीं है ना, आज ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, वो क्या बोलते हैं ऑप्शनल ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट, देखो ट्राइबल मूवमेंट क्या है तुम्हारा। अब ट्राइबल मूवमेंट को समझो, देखो ये मैंने पहले ही बता दिया था तुम लोग को। देखो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट में अंतर है ना। आज मैंने तुम लोग को बताया था कि हेमंत सोरेन का क्या बयान आया है, तुम था कि नहीं था तुम लोग? अच्छा मैंने वो तुम थी कोमल आ गई थी उसमें नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने बात किया था ये चीज़, है ना।
तो रिसर्च देखो, कल हेमंत सोरेन का क्या बात आया है कि एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि आदिवासी कभी हिंदू रहे ही नहीं। कल का बयान है, तो बहुत बड़ा आप बयान दे दिए ना, बिंग अप सीएम। ऐसा बयान दोगे तो फैब्रिक खराब हो सकता है आपके, समझ रहे हो। ये बोला कि ये तो नेचुरल, हम मानते हैं इस बात को कि वो नेचर वर्शिपर था। तो हमारा तो वैदिक एज में भी तो नेचर वर्शिपर था सब। नेचर वर्शिपर में भी तुम्हारा तो पूजते हैं देवी देवता को ना, सन को पूज रहे हैं, मून को पूज रहे हैं, एक सावित्री फूल को पूज रहे हैं। तो आप इस तरह का जो कार्ड खेल रहे हो ये खतरनाक साबित हो सकता है स्टेट के लिए, क्योंकि झारखंड मेजोरिटी में ट्राइबल्स का है ना, समझ रहे हो ना। देखो यदि मैं 1991 सेंसस का बात करूं तो एसटी, हाँ एसटी 7 पॉइंट यानी कि लगभग 8% थे टोटल पॉपुलेशन का। और ये प्रीडोमिनेंटली कहाँ से, 7 नॉर्थर्न स्टेट्स से हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से। वहाँ पे तुमको ट्राइबल्स लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। हमारे इंडिया में भी है, हमारे एमपी में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी, झारखंड में बहुत ज़्यादा है। देखो ट्राइबल्स, आदिवासी या फिर ओरिजिनल इनहेबिटेड्स, यही पीबीडीजीज वाला भी आता था ना जी, ये कहाँ है तो वेस्टर्न, वही सेंट्रल है तुम्हारा, वेस्टर्न में है, सेंट्रल में है, साउदर्न में है, ईस्टर्न में है, हमारे कंट्री के अलग अलग जगह पे है। इसमें तो कोमल इंडियन याद है, इंडियन सोसाइटी में बात हुआ था कि नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा बात किए थे इस पर। तो आगे देखो, हंटिंग और फिशिंग पे ही डिपेंडेंट है ये लोग, हंट करते हैं फिश, है ना। तो ये क्योंकि आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं ये लोग। अब ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी देखो, अब देखो तुमको ये समझना होगा कि एसटी को, शेड्यूल कास्ट को, एससी को तो बर्बाद किया ही किया, आदिवासी बोले इसको, लोअर कास्ट वाले, इधर जो डिप्रेस क्लासेस को बोलते हैं, लोअर कास्ट बोलना गलत है, डिप्रेस क्लास, ठीक है। अब एसटी देखो, जो एसटी है, एसटी को कैसे परेशान किया, तो एसटी लोग को तो क्रिश्चियन मिशनरी के अंदर रख दिया गया। अभी भी तुमको झारखंड में मिल जाएंगे एसटी वाले लोग सब जो कि क्रिश्चियन है। तो उसके जो राइट था, पीजेंट्स राइट, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। तो देखो यहाँ पे क्या किया, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इंक्रोच किया, यानी कि इंटरफेयर किया ट्राइबल एरियाज में, जो कि आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि फॉरेन इन्फ्लुएंस हो। यही वजह से तो है कि तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार का इशू होता है तो बोलता है कि बाहर से टूरिज्म वाला पोर्ट उट नहीं होना चाहिए, रहने दो ना। पीबीटीजीएस है, और सोम्पियंस है, ओंजेस है, अंडमानीस है, रहने दो उन लोग को, जरावास है, याद आ रहा है ना सभी चीज़। तो ये इंटरफेयर पसंद नहीं करते बाहर का, ये अपने आप में रहना पसंद करते हैं। ये पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये पूजते हैं। हम लोग भले ही पेपर पर लिखेंगे, मगर जो प्रोटेक्शन और जो सिंपैथी है नेचर को लेके, इसका अलग है। तो वही बोला कि फॉरेस्ट, क्योंकि फ्यूल मिलता है, मिनरल्स मिलता है वहाँ से। अब देखो चार्टर एक्ट 1813 में तुमने क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया, बताए थे, और क्रिश्चियन मिशनरी आके पूरा समीकरण ही बदल दिया, अटैक करने लगा ट्राइबल्स के, जो रिलीजन, जो फेथ था, ठीक है ना। अटैक सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एक्सेस पे अटैक हुआ, क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू कर दिया कि आज आप क्रिश्चियन बनो, घर देंगे, पढ़ा देंगे। अब बेचारा गरीब लोग है, क्या करेगा, कई लोग चले गए उधर। तो ब्रिटिश कॉलोनियल मिशनरी क्या है तुम्हारा, आपने क्या किया, उसके लाइवलीहुड पे इंक्रोच किया, इंटरफेयर किया। कैसे, तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ला के, है ना, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ला के शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर दिया। अभी ये लोग का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, एक जगह किए फिर गए दूसरी जगह किए, झूमिंग कल्टीवेशन भी जिसको बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट लॉ, नए फॉरेस्ट, यही 2006 का भी लॉ तुम देख सकते हो, तो वहीं से तो लॉ सब डिराइव हुआ है ना। तो ये सब ला के आपने वो किया, और कहीं ना कहीं विद्रोह होगा ट्राइबल्स में, तो ट्राइबल रिवोल्ट हो गया। ये सब रीजन्स हैं, समझ गए ना। नागा रिवोल्ट, बहुत तरह रिवोल्ट हुआ, देखो। तो वही बोला जा रहा है कि विद द ऑनसेट ऑफ कॉलोनिज्म देयर वाज ऑफन रिड्यूस टू बीइंग एग्रीकल्चर लेबर। बता, उसको कहाँ, उसका अपना ज़मीन था, उसको तुमने सर्व बना दिया, लेबर बना दिया उसको, अपने लैंड पे लेबर बन गए हैं बेचारे, ठीक है। कूलीज का काम कर रहे हैं, वो लंबा लंबा जगह पे वो जा रहे हैं, प्लांटेशन में, फैक्ट्रीज में काम हो रहा है उनका। बताओ, ये हालत हो गया उनका। ट्राइबल मूवमेंट कॉलोनियल इंडिया में अलग थे एज कम्पेयर टू डिफरेंट। जो बाकी जो तुम्हारा कास्ट मूवमेंट हुआ है वो डिफरेंट है, ट्राइबल मूवमेंट बहुत डिफरेंट है। 70 गो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुआ था 1778 से लेकर 1940, यानी कि इतना ज़्यादा, यानी कि मैं बात करूँ एट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी से लेकर तुम्हारा एट द मिडल ऑफ योर 20th सेंचुरी। तो इसमें कम से कम मोर देन 70 बड़े बड़े रिवोल्ट हुए हैं, तो छोटा बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े हुए थे। फैक्टर्स क्या रहा कोमल, फैक्टर्स क्या रहा, तो मैंने बता दिया तुम लोग को
कि जो ब्रिटिश का लैंड सेटलमेंट वाला जो पॉलिसी था, हाँ, ट्राइबल ट्रेडिशन को ख़त्म करता था, ठीक है, टेंशन दे दिया, ट्राइबल सोसाइटी को टेंशन हो गया, और उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी का अपना ही है ना, तो पूरी तरीके से वो उसका जो रिएक्शन डिफरेंट मिला उससे। क्यों भाई, हमारे तुम फेथ पे काहे अटैक कर रहे हो? तो आइसोलेशन, क्योंकि आइसोलेशन में पसंद करते हैं ट्राइबल पीपल लोग, तो क्या हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी का विक्टिम बन गए ये लोग, हाँ। और ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी क्या किया, उस समय जो कस्टमरी लॉ था, इसका जो अपना लॉ था, हाँ, लोकल लॉ होता है ना, जिस लॉ से ये लोग चलते थे, उसको अटैक किया, सोशो कल्चरल पैटर्न को चेंज करने का प्रयास किया। और ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया ट्राइबल एरियाज में, जो कि डिसरप्ट कर दिया, हाँ, कि ओनरशिप, बताओ, ओनरशिप है आपने उखाड़ दिया, तो ले लिया अपने हाथ में। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि आप सेफ्टी कल्टिवेशन नहीं कर सकते हो, इससे ट्राइबल्स घुसा गए। ट्राइबल प्रोडक्ट्स तुम्हारा वो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएगा, यानी कि जितने भी तुम्हारा फ्यूल फडर जो पाए जाते हैं, जिसपे हैविली डिपेंडेंट है ट्राइबल्स लोग, बोला कि ये ब्रिटिश प्रोडक्ट है, ये जमीन मेरा है। तो क्या होना था तब, फिर फोर्स लेबर वॉज इम्पैक्टेड, यानी कि आप बंधुआ मजदूर बनो, तो ये हालत हो गया। ये सभी चीज़ रीजन जिसकी वजह से रिवोल्ट होना अनिवार्य हो गया था। क्या करेगा, टाइप्स ऑफ रिवोल्ट क्या क्या था, तो मुंडा अपराइजिंग था जो झारखंड में, संताल रेबिलियन था तुम्हारा, नागा रमोसी, ताना भगत एंड जात्रा भगत, सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसमें नहीं दिया गया डिटेल में, क्यों, क्योंकि अब जो आएगा ऑल टुगेदर डिफरेंट, यानी कि अभी तक पता है क्या क्या ख़त्म किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, ठीक है, वो वाला ब्रिटिश पॉलिसी। थर्ड वन रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स खत्म हुआ, 3 खत्म हुआ। अब तुम्हारा जो सबसे लंबा है INM, इंडियन नेशनल में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कल से करेंगे हम लोग, ये कल से करेंगे या फिर हम उसको रिवाइव करेंगे फैक्चुअल्स को।